हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रभान सिंह निर्मल पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर फिजिक्स पेपर सेकंड अपन पढ़ेंगे और इस फिजिक्स पेपर सेकंड में मैंने इससे पहले वाली क्लास में जनरल इंट्रो के टाइप में बताया था। मैंने रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में बताया था, कुछ रदरफोर्ड प्रकीर्णन कैसे होता है, क्या होता है। और रदरफोर्ड प्रकीर्णन से अपन ने सबसे पहले जे थॉमसन का जो मॉडल था उसकी व्याख्या की थी और रदरफोर्ड इसकी जो स्कैटरिंग थी, प्रकीर्णन था, उसके द्वारा जे थॉमसन के मॉडल की व्याख्या नहीं हो सकी। और रदरफोर्ड प्रकीर्णन के द्वारा जो बच्चों रिजल्ट निकला, परिणाम निकला इस मॉडल का, उसका परिणाम क्या निकला? रदरफोर्ड प्रकीर्णन के द्वारा परिणाम मॉडल का ये निकला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक सूक्ष्म भाग में, उसके केंद्र में निहित होता है। मैंने बताया रदरफोर्ड प्रकीर्णन के द्वारा क्या होता है, परमाणु का समस्त धनावेश कहाँ रहता है? इसके केंद्र भाग में, सूक्ष्म केंद्र भाग में निहित रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर इस प्रकार से रहते हैं। ये क्या है? सभी इलेक्ट्रॉन। और जो समस्त धनावेश है, ये धनावेश कहाँ है? केंद्र में। और इस केंद्र को क्या नाम दिया अपन ने? नाभिक दिया। एक समान रूप से केंद्र में समस्त धनावेश वितरित रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक की जो त्रिज्या होती है या नाभिक का आकार होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी फर्मी स्तर का। 10⁻⁻15 मीटर को बोलते हैं फर्मी स्तर का इसका आकार होता है। इसके बाद इसमें अपन ने जो इसके बारे में पढ़ा कि जो प्रकीर्णन होता है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन, उसमें प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या होता है बच्चों? प्रकीर्णन का मुख्य कारण होता है ये धनावेश, यानी इसके केंद्र भाग से ही क्या होता है? मुख्यतः प्रकीर्णन होता है। और प्रकीर्णन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव नगण्य होता है, यानी प्रकीर्णन मुख्यतः नाभिक के द्वारा होता है तथा क्या होता है? प्रकीर्णन में इलेक्ट्रॉनों का योगदान कितना होता है बच्चों? नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉनों का योगदान नगण्य होता है, नगण्य होता है। यानी प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग है, उस स्कैटरिंग का मुख्य कारण क्या होता है? ये धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें प्रकीर्णन का कारण नहीं बनते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश कहाँ निहित होता है? समस्त धनावेश और द्रव्यमान इसके केंद्र में स्थित होता है। और इस केंद्र को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों? नाभिक कहते हैं। इस केंद्र को नाभिक कहते हैं और इसकी त्रिज्या लगभग कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर यानी फर्मी स्तर की होती है। और इसके अलावा मैंने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन में योगदान नगण्य होता है। इसके बाद रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन था वो निम्न पोस्टुलेट्स पर आधारित है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन या अल्फा प्रकीर्णन निम्न अभिग्रहितों, यानी इसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं, पर आधारित होता है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? उन पर ये क्या होगा? आधारित। अब निष्कर्ष अपन को पता है, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष अपन ने पढ़ा कि इसमें
जो इसका समस्त धनावेश है और द्रव्यमान है वो कहाँ निहित होता है, केंद्र में होता है। तो एक पोस्टुलेट तो ये हो जाएगा। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनों का योगदान नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, इसमें जो स्कैटरिंग का मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, धनावेश, यानी अल्फा कण वो भी धनावेशित कण है। और दूसरा कण कौन सा है, जो केंद्र है, नाभिक है, उनके मध्य जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण बल, दोनों धनावेशित हो गए। देखिए सबसे पहला क्या रहा, नंबर 1 हो गया। इसमें मैं आपको समझा दूं, सबसे पहला हो गया जो समस्त धनावेश है और द्रव्यमान है वो किस में निहित होता है, वो निहित होता है इसके नाभिक में। पहली पोस्टुलेट्स हो गई कि नाभिक का समस्त धनावेश और द्रव्यमान कहाँ निहित होता है, इसके केंद्र में निहित होता है। परमाणु का समस्त धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है। और इस केंद्र को क्या कहते हैं बच्चों, नाभिक कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इस केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, इस नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी फर्मी स्तर की इसकी नाभिक की त्रिज्या होती है। दूसरा इसमें अपन ने देखा क्या निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि अपन ने जो अल्फा कण आपतित कराए किस पर, परमाणु के अंदर, तो वो नाभिक से टकराकर वहां से प्रकीर्णित हो गए, वापस लौट गए। यानी अल्फा कणों की तुलना में जो नाभिक होता है वो बहुत भारी होता है, या नाभिक पर जो धनावेश होगा अल्फा कण की तुलना में वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है और क्या होता है, अल्फा कण प्रकीर्णित होकर वापस लौट जाते हैं। दूसरा निकला, अल्फा कणों की तुलना में नाभिक बहुत भारी होता है, जिसके कारण अल्फा कण नाभिक से टकराकर प्रकीर्णित हो जाते हैं, जबकि नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दूसरा पोस्टुलेट्स हो गया इसका कि नाभिक अल्फा कणों की तुलना में नाभिक बहुत भारी होता है, जिसके कारण जब अल्फा कणों को नाभिक पर आपतित कराते हैं या फिर परमाणु पर आपतित कराते हैं तो अल्फा कण नाभिक से टकराकर क्या हो जाते हैं बच्चों, प्रकीर्णित हो जाते हैं। जबकि नाभिक की स्थिति में क्या होता है, कोई परिवर्तन, इनकी टक्करों से नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा पोस्टुलेट्स है वो है बच्चों कि प्रकीर्णन किसके कारण होता है, प्रकीर्णन अल्फा कण तथा, तीसरा मैंने बताया प्रकीर्णन का कारण क्या होता है कि जब अल्फा कण नाभिक पर टकराएंगे तो नाभिक पर भी धनावेश है। अब ये पता कैसे लगा अपन को, ऐसे ही तो माना कि जब नाभिक पे यदि धनावेश नहीं होता तो ये वहाँ से टकराकर वापस नहीं लौटते। ये वापस लौटने का या प्रकीर्णित होने का कारण क्या है कि यहाँ पर धनावेश है। इसके कारण अल्फा कण तथा जो नाभिक है उनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षी बल लगेगा। और उस प्रतिकर्षी बल के कारण ही क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन अल्फा कण तथा नाभिक के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षी बलों के कारण होता है। क्या है बच्चों, इसका कारण क्या है कि जो प्रकीर्णन है वो प्रकीर्णन क्या होता है, अल्फा कण तथा नाभिक के मध्य लगने वाले
प्रतिकर्षी बलों के कारण प्रकीर्णन होता है। इसके बाद अपन देखें कि ये बल का मान कितना है। जो अल्फा कण और जो नाभिक है इनके मध्य बल कितना लग रहा है। तो बल का मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बल का मान अपन कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। F = K Q1 Q2 अपॉन R²। जो अपन ने कूलाम्स लॉ होता है, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी नाभिक पर जो अल्फा कण अपन आपतित कराएंगे उस अल्फा कण और नाभिक के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षी बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। और उसका मान क्या होगा बच्चों? उसका मान होगा, देखिए, अल्फा कण तथा नाभिक के मध्य, अल्फा कण तथा नाभिक के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षी बल कितना होगा? प्रतिकर्षी बल या प्रतिकर्षण बल F = किससे निकालेंगे अपन? कूलाम के नियम से। क्या होता है? F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ देखना बच्चों, मैंने जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण का आवेश कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता, धनावेश है। कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है। और जो नाभिक का आवेश है, नाभिक पर आवेश, वो कितना होगा? यदि परमाणु क्रमांक Z है तो नाभिक पर आवेश मैंने कल बताया था आपको Ze होगा। जहाँ पर ये जो न्यूनतम दूरी होगी, जैसे मैंने बताया ये परमाणु है और ये नाभिक है और इस पर ये अल्फा कण मैंने क्या कराया? आपतित कराया है अल्फा कण। तो ये नाभिक और अल्फा कण के मध्य की दूरी एक निश्चित दूरी होगी। उसके बाद इसमें क्या लगने लग जाएगा? प्रतिकर्षण बल, और जिसके कारण ये टकराकर वापस लौट आएगा। माना वो दूरी कितनी है? R। जहाँ से ये, जैसे ये यहाँ तक गया तो यहाँ से ये प्रतिकर्षण बल के कारण वापस लौट गया। तो ये दूरी मैंने मान ली बच्चों, जैसे इधर से देख सकते हो आप, ये नाभिक है और अल्फा कण आ रहा है। अब ये इसके पास जाएगा, लेकिन एक निश्चित दूरी पर प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण बल बढ़ता ही जाएगा जैसे दूरी कम होती जाएगी। जब प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो ये प्रतिकर्षण बल अधिक होने के कारण इसको वापस प्रकीर्णित कर देगा, किसी भी कोण पर इसको प्रकीर्णित कर देगा। माना वह दूरी कितनी है? जब प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ रहा है और ये प्रकीर्णित हो रहा है, वो है R। तो इस स्थिति में नाभिक व अल्फा कण के मध्य दूरी माना स्मॉल r है, माना स्मॉल r है। तो इस स्थिति में लगने वाला बल, अतः प्रतिकर्षी बल क्या होगा? अतः प्रतिकर्षी बल F = क्या होगा बच्चों? K, और K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 का मान यहाँ पर अल्फा कण का आवेश कितना है? 2e, और इसका मान कितना है? Ze, यानी 2e × Ze Q1 Q2 अपॉन R²। यानी ये कितना हो गया बच्चों? देखना, ये 2 कैंसिल कर दो तो क्या होगा? F = 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, या फिर अगर क्रॉस नहीं करते हो एक ही बात है, देख लेना आप, 2 पाई एप्सिलॉन 0 Ze² अपॉन R²। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैंसिल नहीं कर रहे हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 Ze² अपॉन R², ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये इनके मध्य क्या हो गया बच्चों? लगने वाले प्रतिकर्षी बल का मान हो गया। और इसमें अपन देख रहे हैं कि यहाँ R क्या है? किसी क्षण नाभिक व अल्फा कण के मध्य की दूरी है, और इस बल के अंदर क्या आ रहा है? 1/R² के ये क्या है? बल समानुपाती। F इज प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पर? 1/R²। इसके कारण क्या होगा बच्चों? जो कण का पथ है F इज, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R², यानी F दूरी के वर्ग के समानुपाती है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः इस स्थिति में
कण का पथ कैसा होगा? कण का पथ होगा हाइपरबोलिक, अति परवलयिक। तो ये सब मैंने आपको जनरल बताया किसके बारे में? रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में। रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में एक बार फिर समझ लो, 2 मिनट फिर आपको मैं बता दूं क्या होता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में। सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया था कि नाभिक के अंदर क्या होता है? धनावेश और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है? जगह जगह धंसे हुए होते हैं सभी जगह। इसके बाद जो रदरफोर्ड ने बताया था, इसकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया? 1906 में अपना प्रयोग किया। और उस प्रयोग में क्या किया? सोने की पन्नी पर या किसी उच्च घनत्व वाली धातु की पन्नी पर क्या किया? किसी धातु की पन्नी पर सबसे पहले रदरफोर्ड ने किसी धातु की पन्नी पर धनावेश को क्या कराया? धनावेशित अल्फा कणों की बौछार कराई। उससे इसने पता लगाया, क्या पता लगाया? कि इसमें जो समस्त धनावेश है वो कहाँ होता है? इसके केंद्र में होता है। क्योंकि अल्फा कण कहाँ से प्रकीर्णित होते हैं? केवल केंद्र से होते हैं, बाकी जगह से अल्फा कण क्या सीधे निकल जाते हैं। तो इसके आधार पर इसने क्या पता लगाया कि धनावेश इसके केंद्र में होता है। उसके बाद 1909 में किसने? इसके साथ ही गाइगर व मार्सडेन ने इस प्रयोग को दोबारा से दोहराया। फिर इसमें उच्च घनत्व के कोई धातु जैसे सोने की पतली पन्नी पर इनकी बौछार कराई। इसके बाद रदरफोर्ड ने 1911 में सैद्धांतिक रूप से ये घोषणा की कि नाभिक का समस्त धनावेश और उसका द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके चारों ओर वितरित रहते हैं। और जहाँ केंद्र में समस्त धनावेश और द्रव्यमान निहित होता है उस केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर फर्मी स्तर। 10⁻⁻15 को क्या कहते हैं? 10⁻⁻15 मीटर को कहते हैं फर्मी, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो फर्मी स्तर की होती है। इसके बाद इसके रिजल्टों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने पोस्टुलेट्स लिखे, अभिग्रहित लिखे। और फिर इन अभिग्रहितों में जो मुख्य कारण था प्रकीर्णन का, स्कैटरिंग का, वो मुख्य कारण क्या देखा अपने लिए? ये देखा कि अल्फा कण धनावेशित हैं और जो नाभिक के अंदर या परमाणु के अंदर जो उसका समस्त धनावेश है वो कहाँ है? उसके नाभिक में। तो उन धनावेशों के मध्य लगने वाले जो प्रतिकर्षी बल है, प्रतिकर्षण बल है, उस प्रतिकर्षण बल के कारण ही क्या होता है बच्चों? उस प्रतिकर्षी बल के कारण ही रदरफोर्ड स्कैटरिंग या अल्फा कणों का प्रकीर्णन होता है। और उस बल का मान F = K Q2/r², कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन ज्ञात करते हैं, जिससे अपन ने मान निकाला कि अल्फा कण का आवेश Q1 का मान 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है धनावेश। जबकि नाभिक का आवेश यदि परमाणु क्रमांक Z है तो क्या हो जाएगा? Ze के बराबर धनावेश हो जाएगा। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F = 2Ze²/4πε0 F = 2Ze²/4πε0 r²। यहाँ से अपन देख रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ से ये 2/4πε0 या 1/2ε0 लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट टर्म हो गई। जेड भी कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कांस्टेंट होगा, यानी F इज क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी इससे अपन कह सकते हैं कि जो कण का पथ है वो कैसा होगा? हाइपरबोलिक होगा, अति परवलयाकार होगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नाभिकीय भौतिकी के अंदर मुख्यतः नाभिक के गुणों की जो गुण हैं, नाभिकीय भौतिकी के अंदर मुख्यतः अपन को क्या अध्ययन करना है? क्या पढ़ना है? नाभिकीय गुण पढ़ने हैं। और क्या पढ़ना है बच्चों? इसकी संरचना पढ़नी है। नाभिकीय भौतिकी के अंदर नाभिकीय गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे कल मैंने आपको बताया था चक्रण और आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, और आवेश का मान कितना है, आवेश, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, ये सब क्या पढ़ेंगे? इसके अपन गुणों के बारे में नाभिकीय भौतिकी के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे नाभिकीय भौतिकी के अंदर इसकी संरचना के बारे में। और एक चीज़ और पढ़ते हैं भौतिकी के अंदर,
इसके रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है। ये अपन को मुख्यतः पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है अपने को, अब इनमें अपन पढ़ते हैं एक एक करके। नाभिकीय गुण से पहले अपन इनके बारे में थोड़ा जनरल डेफिनेशंस हैं उन। देखो, नाभिकीय गुणों के अंदर अपन पढ़ रहे हैं पहला, जैसे इसके बारे में जनरल डेफिनेशंस में अपन द्रव्यमान संख्या पढ़ रहे हैं। ये द्रव्यमान संख्या बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि नाभिक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं नाभिक? नाभिक दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं स्थायी नाभिक और दूसरे होते हैं रेडियो एक्टिव नाभिक। रेडियो एक्टिव नाभिक। अब आप जानते हो स्थायी नाभिक कौन से होंगे? स्थायी नाभिक वे नाभिक होते हैं जो अनंत काल तक, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लंबे समय तक या अनंत काल तक जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें स्थायी नाभिक कहते हैं। दूसरा है रेडियो एक्टिव नाभिक। रेडियो एक्टिव नाभिक कौन से होते हैं? वे नाभिक होते हैं जो समय के साथ क्या होते हैं? विघटित होते हैं। समय के साथ विघटित होते हैं। ऐसे नाभिकों को क्या कहते हैं बच्चों? अस्थायी नाभिक या रेडियो एक्टिव नाभिक कहते हैं। अब नाभिकों के गुणों के बारे में मैं बता रहा था, तो नाभिकों के गुणों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे नाभिक का आवेश कितना होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगी इसकी, आवेश द्रव्यमान संख्या, पेरिटी क्या होगी, चक्रण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। इसके अलावा अपन नाभिकों के इन गुणों के अलावा अपन सबसे पहले इन गुणों को समझने के लिए अपन बात करेंगे इनमें कुछ डेफिनेशंस जो अपन ने अभी तक इससे पहले भी पढ़ चुकी हैं, जनरल हैं। जैसे द्रव्यमान संख्या ए। द्रव्यमान संख्या ए का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या ए का मतलब होता है न्यूक्लियॉन्स की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूक्लियॉन्स की संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। अब बताओ बच्चों, न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या होती है? न्यूक्लियॉन्स की संख्या का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं या न्यूक्लियॉनों की संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? किसी नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है, या किसी नाभिक के द्रव्यमान संख्या है वो उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। यहाँ पर अपन देखेंगे कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या होती है? फिक्स रहेगी, अपरिवर्तित रहती है। इसके बाद दूसरा है परमाणु क्रमांक Z। परमाणु क्रमांक Z। परमाणु क्रमांक Z अपन जानते हैं क्या होती है? परमाणु क्रमांक Z आवर्त सारणी में जो परमाणु होगा उसका जो क्रमांक होगा वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और ये किसके आधार पर होता है? ये होता है बच्चों, उसमें परमाणु क्रमांक होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसके अलावा अपन फिर बात करें, जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। सबसे पहले जो द्रव्यमान संख्या ए, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आ गई, और जेड में क्या आ गई बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या। तो इससे इन दोनों से अपन क्या निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, यानी द्रव्यमान संख्या ए माइनस प्रोटॉन संख्या या परमाणु क्रमांक Z। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चों?
द्रव्यमान संख्या ए के अंदर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या, और ये क्या होती है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को अपन Z द्वारा, परमाणु क्रमांक Z द्वारा दर्शाते हैं। तो ये किसके बराबर बच जाएगी, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे तो वो किसके बराबर होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। इसके बाद अपन जो इसके मुख्य गुण है, ये तो अभी तक पढ़ी हुई डेफिनेशंस हैं। अब मुख्य गुण में जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान अपन कैसे निकालते हैं, इसका जो नाभिक का द्रव्यमान है उसको मापने के लिए इसकी यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मान अपन ज्ञात करेंगे, और एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU किसे कहते हैं, 1 AMU बराबर होता है बच्चों कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान का 12वां हिस्सा। एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें हिस्से को क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं। यानी 1 AMU बराबर होगा 1/12, 1 AMU बराबर होगा 1 AMU बराबर मास ऑफ कार्बन 12 परमाणु अपॉन 12। यानी कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा क्या कहलाएगा, 1 AMU कहलाएगा। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में ब्रीफ से पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।